सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक दो दिन वीडियोस नहीं आए थे, डिले हो गए थे चीज़ों को लेकर के, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने कल का जो मार्केट चला था फ्राइडे के दिन, ठीक है, इस जगह पे मैंने कहीं सबको नोटिफाई कर दिया था जब यहाँ पे पुट का पोजीशन सारे लोग बना रहे थे, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि कोई भी पुट का पोजीशन नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, चाहे वो ब्लैक कोबरा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, चाहे वो गॉडफादर प्रीमियम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पुट का पोजीशन नहीं बनाएगा। और जितने भी लोगों ने वो अपडेट को देख करके पुट का पोजीशन नहीं बनाया वो लोग बच गए, क्योंकि देख सकते हो उसके बाद मार्केट एक अपसाइड रैली किया। नीचे तो थोड़ा सा बस ट्रैप करके सारे लोग को एंटर करवा दिया, मार्केट नीचे गया नहीं। मैंने बोला था कि हाँ, अगर कॉल साइड का कोई पोजीशन दिखता है तो पोजीशन देख सकते हो, बट पुट साइड का पोजीशन किसी को नहीं देखना है, ठीक है। तो आई होप आप ये ट्रैप से बचे होंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई आपने इस जगह पे क्यों अपडेट कर दिया कि पुट साइड का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा क्या आपको दिख गया। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कल जो मार्केट ओपनिंग हुआ, ठीक है, कल मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पे ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना के कहीं ना कहीं अपने ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज किया और डे हाई के पास क्लोज किया, ठीक है। तो कल से ही मार्केट का, उसके पहले डे से ही मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और उसके बाद मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खोलने के बाद फर्स्ट कैंडल ही एकदम 15 मिनट वाला इतना बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है। तो आप एक ओवरऑल सेंटीमेंट का मेजरमेंट कर सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। मार्केट गैप अप खोलने के बाद ही फर्स्ट कैंडल भी इतना बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट को नीचे गिरना इतना आसान है? अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसके आड़े में डे लो आएगा, उसके बाद फिर ये प्रीवियस डे का सपोर्ट आ जाएगा, फिर ये सपोर्ट आ जाएगा, फिर ये सपोर्ट आ जाएगा। तो क्या इतनी आसानी से मार्केट नीचे गिर सकता है? नहीं गिर सकता है। तो ये सिंपल एनालिसिस था, इसके वजह से मैंने बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे पुट का पोजीशन भी देगा तो मैक्सिमम यहीं तक टारगेट मिल सकता है, जो कि वहां तक भी टारगेट नहीं दिया। मार्केट यहाँ पर सभी लोगों को पुट में एंटर करवाया, शूटिंग स्टार दिलवा करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिलवाया। बहुत सारे लोग अपना अपना लॉजिक्स यूज़ किए और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पुट का पोजीशन बना और मार्केट फिर उसके बाद रिवर्स किया हैमर बना के और ऊपर चला गया। तो इसके पीछे सिंपल एनालिसिस यही था कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पिछले 2 दिन से पॉजिटिव था। मार्केट पॉजिटिव क्लोज भी हुआ था और ऊपर से गैप अप भी खुल गया और गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल भी पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉजिटिविटी के आगे एक नेगेटिव शूटिंग स्टार कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप खुद बताओ, एक तरफ 10 लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ 10 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ 1 लोग लड़ रहा है, ये जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। सेम चीज़ ओवरऑल ट्रेंड पिछले 2-3 दिन से पॉजिटिव, मार्केट पॉजिटिव क्लोज भी किया अपसाइड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट गैप अप भी खुलता है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल भी बड़ा सा बनाता है। तो ये पूरा ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिविटी को शो कर रहा था। दैट्स वाई नेगेटिव ट्रेड वहाँ पे बनाना एक ट्रैप था, जो कि हुआ भी और लोग फंसे भी। जितने भी लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है, टेलीग्राम पे जितने भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं, उनको ये अपडेट इसी जगह पे मिल गया था कि कोई भी पुट का पोजीशन नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये वीडियो मास्टर क्लास है निफ्टी नहीं कह सकते, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑप्शन डेटा को देख करके ट्रेड करते हैं, ओआई डेटा जो होता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन चेन जो भी कह सकते हो, उनको देख करके बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। कि मतलब ऑप्शन राइटर कहाँ पे है, ऑप्शन बायर कहाँ पे है, क्या डेल्टा चल रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बहुत सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, किस तरफ ओपन इंटरेस्ट डेटा बिल्डअप हो रहा है, किस तरफ रिटेलर्स जा रहे हैं, किस तरफ ऑप्शन इंस्टीट्यूशंस जा रहे हैं। एक एक डेटा को देख करके बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनका एक रिक्वायरमेंट था कि भाई ऑप्शन चेन के ऊपर ना एक बढ़िया सा डिटेल वीडियो बनाओ, जिसको देख करके ना हम लोग एकदम मतलब उसके बाद हमें कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने ये मास्टर क्लास उन्हीं लोगों के लिए लाया जिनको ऑप्शन चेन, मैं तो कहूँगा हर कोई देखो, ठीक है। अगर सूट करता है तो बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि ये जो डेटा होता है ना वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। बेशक से निफ्टी का ऑप्शन चेन का जो एनएससी का साइट है वो 15 मिनट बाद अपडेट होता है, बट ऐसे बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट पे डेटा अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ तो जाए कि होता क्या एक्चुअल में ऑप्शन चेन, उसको देखते कैसे, देखने का नज़रिया क्या है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को ना अलग वे में देखते हैं, मैं भी समझाऊंगा लोग कैसे देखते हैं और मैं कैसे देखता हूँ ऑप्शन चेन को। बट मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। मेरा ये अपना तरीका, अपना स्टाइल है कि अगर मैं किसी चीज़ को छेड़ूँ तो उसको छोड़ूँ ना, सिंपल सा चीज़।
कि अगर मैंने ऑप्शन चेन छेड़ा है, ऑप्शन चेन पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसमें एक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचना चाहिए जो जिसके लिए आपको किसी और वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ऑप्शन चेन है क्या। सबसे पहले आपको देखिए, मैं तो ये खोल रखा था, मैं फिर से खोल के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है ऑप्शन चेन NSE। ठीक है, जब यहाँ पे आप जाओगे ये फर्स्ट साइट आएगा www.nseindia.com। ठीक है, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपके सामने यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा, जो कुछ इस टाइप का देखने में होगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अजीब सी लग रही हो कि भाई ये क्या तुमने ला दिया, ये क्या है, ये कौन सी बला है। ठीक है, जितने भी बिगिनर्स लोग होंगे जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी चीज़ समझ रहे होंगे क्या क्या है नहीं है। ठीक है, बट उनको भी एक नया नया चीज़ मिलेगा, नया नया तरीका, नया नज़रिया मिलेगा देखने को कि आप कैसे देखते थे और एक्चुअल में ऑप्शन चेन को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, एडवांस लेवल हो, एक नज़रिया जरूर बनाओ कि ऑप्शन चेन को देखते कैसे, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बिना पर्सपेक्टिव का ऑप्शन चेन को देख रहे हो, मैं मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, फिर ये बस फालतू का, इसके कोई फ़ायदे आपको हो नहीं रहे। लेकिन अगर आपने एक नज़रिया बना रखा है कि ऐसे ही देखा जाता है ऑप्शन चेन को, सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर जितने भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही देखते हैं। प्रो ट्रेडर्स पता है ना, प्रोप्राइटरशिप ट्रेडर्स जितने भी लोग होते हैं वो ऐसे ही ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो उस नज़रिए से आपको देखना है ये ऑप्शन चेन को। तो मैं आपको भी सिखाता हूँ कि पहले समझना क्या है, देखना क्या है। ठीक है, पहले मैं आप सबका टर्म्स सबको क्लैरिफाई करवा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, ऑप्शन चेन में आप देखोगे पहला है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। दो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास, दो इंडेक्सेस हैं, एक निफ्टी एक बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिम निफ्टी जो भी है, मैं जनरली दो चीज़ देखता हूँ। अगर निफ्टी देखना है तो निफ्टी सेलेक्ट कर लो, अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर सिंबल सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका मान लो अगर कोई स्टॉक्स का भी ऑप्शन है तो वो भी देख सकते हो, जो भी है। एक्सपायरी डेट आप इस एक्सपायरी का भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट 1 मंथ का सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके सामने एक मोटा मोटी जो कह सकते हो एक इंटरफेस है। ठीक है, अब इसमें हम जो मेन चीज़ आता है वो ये देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है, ये जो कह सकते हो कलर्ड पोर्शन है, ये कॉल्स के डेटा है, और इस तरफ जो व्हाइट कलर में पोर्शन है ये पूरा पुट्स का पोर्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल लिखा हुआ है और यहाँ पे पुट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर सारे कॉल का डेटा है, और ये जो लाइन है इस लाइन के इधर सारे पुट का डेटा है। ठीक है, कि कॉल में क्या हो रहा है, ये इस तरफ का सारा डेटा हमें बताएगा कि कॉल में क्या हलचल हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बिल्डअप हो रहा है, हर एक चीज़ हमको इधर से डेटा मिलेगा कॉल के तरफ। कॉल पुट पता ना, CEP। ठीक है, तो सी में लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, उसको शॉर्ट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमको इधर डेटा देखने को मिलेगा। और पुट में क्या हलचल हो रही है, पुट में क्या हो रहा है, लोग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग आपको इस साइड में डेटा मिलेगा पुट का। ठीक है, और ये जो बीच में है, ये बीच में क्या स्ट्राइक प्राइस है जो हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है, निफ्टी का हर एक 50 पॉइंट्स के मल्टीपल्स पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक डेटा अपना होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ तक का टोटल डेटा होता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये जो ऊपर लिखे हुए सबका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इधर देख सकते हैं OI लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ सकते हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को लोग ना बराबर समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक ही है, बट आप गलत हो। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ना कि कितने लोगों ने ऑर्डर पंच कर रखा है, कितने लोग इंटरेस्टेड है बाई करने में। ठीक है, मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो भी पोजीशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वॉल्यूम से ना हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है कि कितने लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट में लाइव है, कितने लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट ले रखे, कितने लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट में ओपन अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रखे हुए हैं। तो ये डेटा जो है ना वो ओपन इंटरेस्ट देता है। ओपन इंटरेस्ट का नाम ही है, मतलब उसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे, यानी एक बायर्स होगा तो एक सेलर्स होगा, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में ओपन है वो हमें ओपन इंटरेस्ट शो करता है। तो आप एक बात बताओ, एक जगह पे आपको लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स पता चल रहा है जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, और एक जगह पे आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट्स पता चल रहा है जो भी ऑर्डर क्रिएट किए गए, पंच किए गए, बट वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है वो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे तो फेक ऑर्डर भी क्रिएट किया जा सकता है ना, उसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि भाई वॉल्यूम बढ़ गई। जितने भी लोग वॉल्यूम देख के ट्रेड करते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप किया जाता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है बट एक्चुअली मार्केट ऊपर नीचे होता नहीं है।
तो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? फेक ऑर्डर जब क्रिएट किए जाते हैं तो वॉल्यूम क्रिएट होता है, और उस वॉल्यूम को देख करके जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। बट जितने भी लोग ओपन इंटरेस्ट को देख करके ट्रेड करते हैं उनके पास लाइव कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे वही डेटा उनके सामने होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ऑर्डर में है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में शो नहीं होते। जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो लाइव चल रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स एक बायर्स और एक सेलर्स के बीच में, वही कॉन्ट्रैक्ट का डेटा ओपन इंटरेस्ट हमें शो करता है। इसलिए वॉल्यूम से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें ओपन इंटरेस्ट शो करके देता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक बायर्स और एक सेलर्स के बीच में जो बाय सेल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कि इतने प्राइस पे हमने बेचा, इतने प्राइस पे उसने खरीदा है, उसके बाद मार्केट क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो एक बायर्स और एक सेलर्स के बीच में हर एक टाइम पे एक बायर्स और एक सेलर्स होते तभी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो वो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हीं को, वही डेटा को कैलकुलेट करके ओपन इंटरेस्ट हमें शो करता है कि कितने भी लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो दिखाता है चेंज इन ओआई, यानी ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस कितने हो रहे हैं। मतलब अगर कोई लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लोग बाय में बाइंग कर रहे हैं, उसको शॉर्ट कर रहे हैं, वहाँ से अपना पोजीशन काट रहे हैं या नया पोजीशन बन रहा है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है चेंज इन ओआई, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में यानी लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता ही है कि मतलब कितने ऑर्डर लग चुके हैं, कितने ऑर्डर चल रहे हैं, वो सब मिला करके एक वॉल्यूम को डेटा माना जाता है। मैं वॉल्यूम को समझता नहीं चाहता, वॉल्यूम तभी काम आता है जब आपको एक्चुअल वॉल्यूम की डेटा पता चल रहा हो। ठीक है, बट मैं कहता हूँ ओपन इंटरेस्ट इज द बेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी, इससे में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो पिछला जो उसका जस्ट पहले का जो बाय सेल हुआ है वो कितने प्राइस पे हुआ है, यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने प्राइस पे वो लास्टली ट्रेड किया है, तो वो हमें यहाँ से एलटीपी बताता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ये चेंज है जो कि बता सकता है कि प्रीवियस क्लोज और अभी में क्या चेंजेस हैं, प्लस में है ऑप्शन, माइनस में है ऑप्शन, प्लस में स्ट्राइक प्राइस या माइनस में, वो हमें चेंज समझाता है। ये बिड क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कितनी बिड की गई है, अभी वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है इसका मैं पता नहीं है, लेकिन इतने क्वांटिटी इस स्ट्राइक प्राइस पे बिड किए गए, मतलब आस्क किए गए हैं। ठीक है, जो भी कुछ है मतलब बिड किया जाता है कि हाँ पर्टिकुलर प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, जो भी कुछ है, और ये बिड है, ये आस्क प्राइस है, आस्क क्वांटिटी है, ये सबसे कुछ खास मतलब नहीं है। मेन 3 चीज़ देखना है, स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन ओआई और ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, ये 3-4 चीज़ ही मेनली इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं फालतू चीज़ आप सबको बता क्या करूँ, सारी चीज़ जान के कोई फ़ायदा है नहीं। जो मोटा मोटी जो चीज़ काम की है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि एक एक डेफिनेशन। फिर तो वो स्कूल वाली चीज़ हो गई कि हाँ एक एक डेफिनेशन का रट के जाओ, कौन सा डेफिनेशन पूछा जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर हम मोटा मोटी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें देखना क्या है, ठीक है, तो हमको फिर सारी चीज़ों से मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ कॉल के साइड में हो गया कि कॉल का क्या हिसाब है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ठीक है, क्वांटिटी क्या है और स्ट्राइक प्राइस क्या है। सेम चीज़ पुट के साइड हो जाता है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, प्रीवियस क्लोज से कितने प्राइस अभी चेंज हुआ है, प्लस में है, माइनस में है। उसके बाद एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, उसके बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, उसके बाद वॉल्यूम है, उसके बाद चेंज इन ओआई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है, उसके बाद फिर क्या है ओपन इंटरेस्ट। यही 4-5 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अब इसको हम देखते कैसे है, वो देखने का एक नज़रिया डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 17,360 के आसपास चल रहा है, तो क्या हम राउंड फिंगर ले लें 17,400 ले लेते, 17,400 का एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते। ठीक है, तो ये 17,400 का एक स्ट्राइक प्राइस है, एक सेकंड मैंने क्लिक कर दिया, हाँ 17,400 का ये स्ट्राइक प्राइस है, आप देख रहे हैं 17,400 का ये स्ट्राइक प्राइस है। अब इसमें हमें देखना है, क्या देखना है, 2 चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, सेलर्स इंटरेस्टेड है, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, आप ऑप्शन चेन को देख करके ना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी समझाऊंगा कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो, वो आप देखो कैसे किया जा सकता है।
ठीक है। आप ऑप्शन चेन डेटा देख करके ना आप मतलब कह सकते हो कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, एक एक चीज़ जो भी कुछ होता है ना वो आप देख सकते हो कि कहाँ पे सेलर्स डर सकते हैं, कहाँ पे बायर्स डर सकते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हो। बट आपके पास देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं 17,400 पे मार्केट अभी खड़ा है, ठीक है। और मुझे देखना है कि उस जगह पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, यानी लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है कॉल साइड में, पुट साइड में, किस तरफ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, किस तरफ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाता हूँ रिटेलर्स कैसे ऑप्शन चेन को देखते हैं और देखा कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 17,400 का स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ किया। 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये जो OI ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है, 94,139 टोटल लाइव कॉन्ट्रैक्ट है 17,400 पे जो कॉल को खरीद रखे हैं, ठीक है। सेम चीज़ 17,400 पुट में क्या है, 31,000 लोग ही हैं जो पुट को खरीद रखे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिटेलर सोच रहे हैं ऐसा कि 94,000 लोग कॉल को खरीद रखे हैं और 34 नहीं है 31,000 लोग हैं जो पुट को खरीद रखे हैं। तो नॉर्मल रिटेलर क्या सोचेगा कि सारे लोग ना कॉल खरीद रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, वो ऑप्शन चेन को ऐसे देखते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसे नहीं देखा जाता ऑप्शन चेन, ये नॉर्मल तरीका है जो सबको बताया गया है, यूट्यूब पे ऐसे चीज़ें बताई गई है, बट एक्चुअल में ऐसे ऑप्शन चेन को नहीं देखा जाता कि हाँ यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट 94,000 है और यहाँ पे 31,000 है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो यानी कहीं ना कहीं मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम भी कॉल खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पैसा बना लेंगे। और बिल्कुल वैसे हम उल्टा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से ना, रिटेलर्स यही सोचता है कि सबसे ज़्यादा कॉल की तरफ लोग ओपन इंटरेस्ट ओपन है, यानी सबसे ज़्यादा कॉल खरीद रखे हैं लोग, और यहाँ पे पुट तो 31,000 लोग खरीद रखे हैं 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होता। अब चेंज इन OI भी देख सकते हो, 48,000 लोगों ने खरीदा है और यहाँ पे मात्र 23,000 और लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। यानी कि चेंज इन OI क्या हुआ, मतलब लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स और कितने ओपन हुए, अभी तो पहले से ऑलरेडी कितना ओपन था, 94,139 था ओपन, अब चेंज इन OI ये प्लस में है, यानी कि और कितने ओपन किए गए हैं, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे कॉल के साइड में 48,231 ये देख सकते हैं, 48,231 जो है वो लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स और ओपन किए गए हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन में पुट साइड है मात्र 23,625 लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स ही ओपन हुए हैं, यानी कॉल के कंपैरिजन में पुट में तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। तो हम तो यही समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट भी इसका 94,000 है 17,400 का, और इसका ओपन इंटरेस्ट मात्र 31,000 है। यहाँ पर 48,000 लोग नए ऐड हुए हैं, यहाँ पे मात्र 23,000 लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमको कॉल के साइड जाना चाहिए। तो क्या सच में कॉल के साइड जाना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। हम इसको बिल्कुल अपोजिट वे में देखेंगे। पहले एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं अपने तौर तरीके से कि इसको देखेंगे कैसे हम, ठीक है। तो इसको देखने का एक तरीका, एक नज़रिया बनाते हैं। नॉर्मल रिटेलर सोच रहा है कि यहाँ पे 94,000 लोग जो है वो कॉल में इंटरेस्टेड है, यानी 94,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है, ये रिटेलर सोचता है। वहीं पे एक प्रो ट्रेडर, जो प्रोप्राइटरशिप ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं कि अगर ये 94,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी 94,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है, तो कोई तो होगा जो 94,000 पुट बेच रखा है। 94, आप खुद सोच के देखो, क्या बिना बायर्स और बिना सेलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो सकता है? अगर मान लो मैं खरीदने वाला हूं तो कोई तो अगला बंदा है जो बेचने वाला होगा, बिना बेचने वाले से खरीद कैसे सकते हैं हम? अगर मान लो बेचने वाला कोई मार्केट में है ही नहीं तो हम कैसे खरीद सकते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट? यानी कोई ना कोई एट द टाइम कोई ना कोई तो बेचने वाला है, यानी अगर कोई बेचने वाला है तो तभी तो कोई खरीद पा रहा है। तो आप एक खुद सोच के देखो, एक नज़रिया डेवलप करो कि एक बंदा है जो 1 लाख रुपया लगा करके 10,000 कमाने का उम्मीद रख रहा है, और एक बंदा है जो 10,000 लगा करके 10,000 कमाने का उम्मीद रख रहा है, ठीक है। अब आप बताओ ज़्यादा सही होने के चांसेस किसके हैं? ज़्यादा रिस्क किसके ऊपर है? ज़्यादा रिस्क किसके ऊपर है? बिल्कुल दिख रहा है भाई कि ये 1 लाख रुपया लगा करके मात्र 10,000 कमाने की सोच रहा है, ये 10,000 लगा करके ही 10,000 कमाने का सोच रहा है। ये ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है। तो आप एक बात बताओ, ज़्यादा रिस्क किसके ऊपर है? ऑप्शन सेलर के पास है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, वो ज़्यादा डेटा आपसे बढ़िया देखेगा या आप उससे बढ़िया देखोगे? वो आपसे ज़्यादा बेटर देखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गया
तो मेरे पैसे ढेर सारे जाएंगे और मैं ढेर सारा पैसा लगा के छोटा अमाउंट कमाना चाह रहा हूँ। एक यहीं पे बायर है जो क्या सोच रहा है, कम अमाउंट लगा के ढेर सारा पैसा कमाना है। तो एक अंदाजा आप खुद लगाओ कि एक ढेर सारा पैसा लगा के कम का उम्मीद रख रखा है, तो वो ज़्यादा सही हो सकता है या फिर आप सही हो सकते हो कि कम पैसा लगा के ढेर सारा पैसा कमाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली है कि ये आपसे ज़्यादा बेटर काम करेगा, ये आपसे ज़्यादा स्मार्टली काम करेगा, क्योंकि इनके पास बड़े फंड होते हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक्स की तो इनका भारी नुकसान हो सकता है। तो ये आपसे बेटर डेटा का हिसाब रखते हैं, ये आपसे बेटर एनालिसिस करते हैं, ये आपसे बेटर एक एक चीज़ में आगे रहते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बड़े पैसे लगा के 5% 10% का उम्मीद रखते हैं, हम छोटे पैसे लगा के 100% का ROI का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आप एक खुद बताओ, इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद ये 4% 5% का उम्मीद रख रहे हैं और आप हम लोग इतना छोटा पैसा लगा करके 50% 60% ROI का उम्मीद रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे। तभी तो ये इतना बड़ा पैसा लगा करके मात्र 5% 6% की उम्मीद रख रहे हैं। तो यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमसे बेटर एनालिसिस, हमसे बेटर कह सकते हो पर्सपेक्टिव, हमसे बेटर जो नज़रिया है देखने का, वो ऑप्शन सेलर्स के पास है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगा करके मार्केट को शॉर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे कि हमको ना ऑप्शन राइटर की तरफ जाना है। आप एक बात और ध्यान रखो कि कभी भी देखना, जिनको भी ऑप्शन बाइंग करना होगा वो कम क्वांटिटी से करेंगे। हैवी क्वांटिटी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब हर दिन लाखों लाखों का क्वांटिटी मार रहे हैं, लेकिन लाखों लाखों में क्वांटिटी शॉर्ट जरूर होते हैं। अगर आपको कॉल बाई करना है तो एक आम नॉर्मल रिटेलर कॉल बाई कर लेगा, लेकिन वहीं पे एक इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो पुट को शॉर्ट करेगा, क्योंकि वो उतनी क्वांटिटी में कॉल बाई नहीं करके सकता है, वो उतना क्वांटिटी कॉल नहीं बाई कर सकता है। वो बाई करेगा तो उसके सामने बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, वो उसको थीटा डीके का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा, उसके क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी कॉल खरीद रहे, तो वहाँ पे वो कॉल ना खरीद को पुट को शॉर्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा सेफली चलता है, वो ज़्यादा एनालिसिस करता है, वो ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्मार्ट मनी भी कहा जाता है कि ये बहुत सोच समझ के बहुत ही कायदे से पैसे को लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, नॉर्मली अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाई कर लेते हैं, वहीं पे नॉर्मल स्मार्ट मनी जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पुट को शॉर्ट करते हैं। वो चाहते तो कॉल बाई वो भी कर सकते थे, लेकिन उनके पास फंड इतना बड़ा होता है कि वो पुट कॉल बाई करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ज़रा सा मार्केट ऊपर नीचे हुआ नहीं, ज़रा सा मार्केट टाइम स्पेंड किया नहीं, कि उनका डीके इतना फास्ट होगा ना, मतलब उनको डीके में इतना लॉसेस हो जाएंगे ना कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चाहते हैं धीरे धीरे और कंसिस्टेंट पैसा कमाना, हम चाहते हैं एक बाइक से 18 पैसा कमाना। तो दैट्स वाई हमसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, सेलर्स, ये मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि उनका बड़ा पैसा लगा होता है, बड़ा फंड लगा होता है। हमको एक लॉट खरीदने में 10,000 लगता है मैक्सिमम, फ्राइडे के दिन में मान के चलो कितना महंगा प्रीमियम 10,000 लगता है। उनको वही एक लॉट सेल करने के लिए चाहे कैसा भी दोनों 1 लाख लगेगा, कम से कम 1 लाख शॉर्ट करने में लग जाता है। हेजिंग वगैरह भी यूज़ करेंगे तब भी 60-70 हज़ार लग ही जाता है। ठीक है, तो अब हम अलग नज़रिए से देखेंगे। ऑप्शन चेन, एक नॉर्मल रिटेलर सोचता है कि यहाँ पे क्या है, 94,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है और यहाँ पे 31,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि 31,000 लोगों ने पुट खरीद रखा है और 94,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग कॉल खरीद रहे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा और हम भी कॉल खरीद लेते हैं। बट अब ऐसे नहीं सोचना है, अब ये सोचना है कि यहाँ पे 94,000 लोगों ने कॉल खरीद रखा है, तो इसका मतलब ये है कि 94,000 लोगों ने या फिर 94,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं पुट को कॉल को बेच रखा है, तभी कोई ना कोई कॉल खरीद रखा है। यानी कि थोड़ा थोड़ा समझना है कि कोई ना कोई तो बेच रहा है, तभी तो कोई कोई खरीद रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा खरीदने वाले की संख्या होगी उतनी ज़्यादा बेचने वाले की संख्या होगी, जो बेचेगा वही तो खरीदाएगा ना। तो ये क्या हम मान के चल सकते हैं कि 94,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बेचे गए हैं, तभी तो कोई खरीदा है। 94,000 कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी 94,000 एक 17,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उस पर जो टोटल लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल के साइड में वो 94,139 है। उतने लोगों ने, मतलब उतना कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है जो कॉल को खरीद रखे हैं। तो क्या हम वाइसा वर्सा एट द सेम टाइम पे डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स बेचा गया है सेलर्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा? जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो 94,139 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बेचे गए हैं, तभी तो कोई खरीदा है।
अगर कोई बेचता ही नहीं तो कोई खरीदता कैसे? यानी अगर आप जहाँ पे ये सोच रहे थे कि 94,139 खरीदा गया है, वहाँ पे आपको ये सोचना है कि इतना बेचा गया है, और इस तरफ मात्र 31,501 कॉन्ट्रैक्ट ही बेचा गया है। अब खरीदा गया है ये नहीं सोचना, अब राइटर्स की तरफ से सोचना है, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से सोचना है। खरीदा गया है वो रिटेलर सोचते हैं, बेचा गया है वो राइटर सोचते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सोचते हैं। तो हमको राइटर्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ में चलना है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के बेचे गए हैं और इतने कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के बेचे गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, एक तरफ ऑप्शन राइटर, एक तरफ ऑप्शन बायर है, ज़्यादा सही होने के चांसेस किसके हैं? इसके चांसेस है, क्योंकि इनका बड़ा हैवी अमाउंट लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर इनको ज़रा सा नुकसान दिखना स्टार्ट होगा ना, इनके पास बड़े बड़े पोजीशंस बने होते हैं, रिलायंस में, HDFC में, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को 2 मिनट में इन्फ्लुएंस कर सकता है। इनके पास बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं। ठीक है, तो जरा सा इनको नुकसान दिखना स्टार्ट होगा ना, जो राइटर्स है वो अपने पोजीशंस काट लेंगे। कहाँ से? HDFC में से काट लेंगे। बैंक निफ्टी कहाँ से चढ़ जाएगा? चढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते कि अगर ये नहीं काम किया तो ऐसे करके पैसा बचा लेंगे। लेकिन क्या ऑप्शन बायर के पास ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अगर 94,000 लाइव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 94,139 लोगों ने खरीदा नहीं, अब हम सोचेंगे कितना बेचा गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं राइटर्स क्या सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाए। खुद सोच के देखो, 94,139 लोगों ने पुट को कॉल को बेचा है, तो वो क्यों बेचे? वो यही चाहते हैं ना कि मार्केट ऊपर नहीं जाए। उनको फायदा कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो उनको नुकसान होगा, जितने भी लोगों ने बेचा है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि 94,139 जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं वो इस पर्सपेक्टिव से ओपन किए गए हैं कि मार्केट 17,400 के ऊपर नहीं जाए। सेम चीज़ इधर बहुत सारे लोग ऐसे चाह रहे हैं, जो 31,501 लोग ऐसे चाह रहे हैं जो 17,400 के नीचे मार्केट को नहीं जाना देना चाहते। तो अब आप बताओ किस तरफ लोग ज़्यादा हैं और किस तरफ मार्केट को जाना चाहिए? ऑब्वियसली 94,000 और 31,000 दोनों कह सकते हो 3 गुना का कंपैरिजन है, ऊपर नीचे डिफरेंस है 3 गुना का। तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लोग हैं ना ये जीत जाएंगे। यहाँ पे कौन जीतेगा? राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है, बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 94,139 राइटर्स हैं एक तरफ, मान लेते हैं इस तरफ 94,000 लोग हैं और इस तरफ 31,000 लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए और ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। कौन जीतेगा? यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन जीतेगा? आप खुद सोच के देखो। अगर ये 5 लोग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए और ये 2 लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, क्या आपको उम्मीद लगता है कि ये दोनों जीत जाएंगे? रेयर केस है कि जीत जाएंगे, बट मेजरली चांसेस क्या है? ये जीतेंगे। तो हमको किसके साथ में चलना है? इसके साथ में चलना है, जो 5 लोग हैं जिस तरफ, ना कि 2 लोग हैं जिस तरफ। तो क्या हम ये मान के चलते हैं कि 17,400 के ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 लोग ऐसे खड़े हैं, 94,139 लोग ऐसे खड़े हैं जो मार्केट को ऊपर देना जाना नहीं चाहते। खरीदने वाले तो मत कहो, रिटेलर्स की बातें अलग है, वो कुछ भी खरीद लेता है। बेचा किसने है? वो देखो, बेचते इंस्टीट्यूशन है, रिटेलर्स नहीं बेचते, उनके पास इतनी फंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ सोचना है। अब आपको एक ओवरव्यू डेवलप हो गया होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 48,231 लोग क्या चाहते हैं? मार्केट ऊपर नहीं जाए। ये कौन चाह रहे हैं? राइटर्स, जो बेचे हैं। वो बेचे हैं तभी तो कोई खरीदा है। तो ये 48,000 नए सेलर्स आए हैं जो कॉल को बेचे हैं। ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे? मार्केट ऊपर जाए? नहीं, क्योंकि 17,400 के ऊपर मार्केट जाएगा तो राइटर्स को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपना लॉस कभी नहीं चाहेंगे। तो वो क्या चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 48,000 सेलर्स है जो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए और यहाँ पे मात्र 23,000 लोग हैं जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे 4 लोग, यहाँ पे 2 लोग, कौन जीतेगा? 4 लोग ही जीतेगा। तो यानी नया जो ऐड हो रहा है वो भी इस तरफ ही ऐड हो रहा है ज़्यादा, इस तरफ के कंपैरिजन में। तो हम ये श्योर हैं कि मार्केट को ऊपर जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि अगला रेजिस्टेंस, अगला सपोर्ट कहाँ आने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे जैसे हम आते हैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को ऑप्शन चेन में पता है क्या देखना है? ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिल्डअप है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो आप देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कहीं ना कहीं यहाँ पे है।
1,13,000 कुछ समथिंग ऐसे है, जहां पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये कौन सा लेवल है? 17,500। आप मेरे से लिखवा लो, 17,500 के ऊपर जाने में मार्केट को बहुत तकलीफ होगी। आप मेरे से लिखवा लो, 17,500 का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 17,500 ये लेवल है। इस लेवल के ऊपर जाने में मार्केट को बहुत तकलीफ होगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटर्स 1,13,000 हैं। बायर्स के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो कि 1,13,000 राइटर्स ने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रखा है 17,500 वाला का। यानी 17,500 के ऊपर जाएगा मार्केट तो ये जो 1,13,000 राइटर्स है इनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इनके पास बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं, HDFC बैंक, रिलायंस, जिससे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी इन्फ्लुएंस होता है, तो वो अपने वहाँ से थोड़ा सा पोजीशन हटाएंगे नहीं कि इंडेक्स गिरना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमारा इंडेक्स बना किस चीज़ से? 5-10 बैंक निफ्टी के में जो स्टॉक्स हैं, 50 निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, तो यही सबको मिलकर ना इंडेक्स बनता है। अगर वो अपने स्टॉक्स में से पोजीशन हटाएंगे, इंडेक्स ऑटोमेटिक गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बात सोचो, क्या इतनी आसानी से वो इसके ऊपर जाने दे देंगे मार्केट को? नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो ये जो 1,13,000 लोगों ने जो शॉर्ट किया है यहाँ पे कॉल को, उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या चाहेंगे? मार्केट नीचे ही जाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट को जाने में तकलीफ होगी? तो पहला रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ करे यहाँ पे और देखते सबसे ज़्यादा वो कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,03,563 है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कौन सा लेवल है? 17,600 का ही लेवल है। यानी कहीं ना कहीं फिर ये जो लेवल आएगा 17,600, ये जो लेवल आएगा ये दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस तो यही है हमारे सामने कि मार्केट जब यहाँ पे जाएगा तो बहुत कस के वो क्या खाएगा? रेजिस्टेंस खाएगा। अगर किसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेता है, सेलर्स भागने लग जाते हैं, पोजीशन को काटने लग जाते हैं, फिर उसके बाद उसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। तो क्या हम ओपन इंटरेस्ट के जरिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कॉल के साइड में ड्रॉ कर लिए रेजिस्टेंस, अब हम पुट के साइड में ड्रॉ करते हैं। तो पुट के साइड में ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सेम, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? तो हम इधर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट का सेक्शन है ना, ये पुट के लिए, ये कॉल के लिए था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देगा, ये सपोर्ट ड्रॉ करके देगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? देख सकते हैं ये यहाँ पे है। कौन सा लेवल है? 17,300 पे 1,30,000 लोग हैं जो पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। पुट को शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि पुट को बेच करके रखे, मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट वहाँ से नीचे ना जाए, वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो हमें पहला सपोर्ट कहाँ पे मिल गया? 17,300 पे। तो क्या हम ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं? आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या हम ये लेवल 17,300 का ड्रॉ कर सकते हैं? यानी कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं सपोर्ट खाएगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं सपोर्ट खाएगा, क्योंकि हम ये ऑप्शन चेन डेटा कह रहा है 1,30,000 लोग जो राइटर्स हैं, जो पुट को राइट करके बैठे हुए हैं, यानी वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए। तो वो कितने उनकी संख्या है? 1,30,000। यानी कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लाएंगे मार्केट में, वो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे इतने आसानी से, ठीक है। फिर दूसरा सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा है? यानी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे। ये देख सकते हैं 1,24,776 है। ये कौन सा लेवल है? 17,200। यानी मार्केट को फिर जैसे ही 17,300 निकालेगा तो 17,200 पे इसको रेजिस्टेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये दो लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखिए कल आप नोटिस कीजिएगा, जब भी मार्केट ओपन होगा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाएगा। अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खाएगा, और अगर यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट खाएगा, और इसको अगर ब्रेक डाउन किया किसी भी तरीके से तो फिर यहाँ पे सपोर्ट खा जाएगा। आप कल लाइव मार्केट में देखना ये डेटा काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट बेस्ड डेटा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये लाइव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डेटा है, ठीक है। और हम लोग ऑप्शन राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे कि ऑप्शन बायर क्या सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ऑप्शन सेलर क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन सेलर चाह रहे हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ है, वो क्या चाह रहे हैं कि मार्केट एनी हाउ एक्सपायरी से पहले नीचे ही क्लोज हो, इसके ऊपर नहीं जाए, ठीक है। तो वो जब तक इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं तब तक तो हमें बेफिक्र रहना कि मार्केट इसके ऊपर जाने नहीं देगा। जैसे ही वो अपना पोजीशन को काटने लग जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग। कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो गया, मतलब ये जितने भी लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा हो, जब कवर करना पोजीशन स्टार्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट कवरिंग का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले ये ऑप्शन चेन का डेटा का
जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो कैसे समझते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कल जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेम चीज़ अगर मार्केट ओपन होकर के यहाँ पे आया तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट सपोर्ट फेस करेगा, और अगर नीचे के साइड शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट फेस करेगा। तो हम एक रिटेलर्स नहीं, एक कह सकते हो ऑप्शन राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है और क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा चेक करना है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ है और पुट साइड में कहाँ है। जहाँ जहाँ भी सबसे ज़्यादा होगा वो लेवल आड़े आएगा बीच में जब भी मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगा। तो हमने देखा ये लेवल है 1,13,000, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस आता रहा 17,500, फिर कौन सा आ रहा है ये वाला लेवल आ रहा है 17,600, ठीक है, फिर कौन सा लेवल आ रहा है 17,700। ये तीन लेवल कौन साइड, कॉल साइड में ये तीन को रेजिस्टेंस है, और ऊपर पुट साइड, नीचे पुट साइड में कितना सपोर्ट है। पहला सपोर्ट कौन सा आ रहा है ये वाला 1,30,000, यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट बिल्ड है, प्लस 17,300 का लेवल है। फिर उसके बाद कौन सा लेवल है 17,200 का, जहाँ पे 1,24,000 बिल्डअप है। उसके बाद फिर कहाँ से सपोर्ट दिख रहा है पूरे 17,000 पे, यानी जब भी मार्केट 17,000 के पास जाएगा वहाँ पे 1,62,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। वो चाहते हैं कि मार्केट 17,000 से के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप है, और वहाँ पे हमें रिटेलर्स नहीं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है, इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे 1,62,000 ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मार्केट 17,000 पे आएगा तो एक नॉर्मल रिटेलर क्या सोचेगा, एक नॉर्मल रिटेलर क्या सोचेगा कि 17,000 पर का पुट बहुत सारे लोगों ने बाय कर रखा है। 17,000 का लेवल कहाँ है, ये रहा 17,000 का ये लेवल है। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1,62,000 लोगों ने पुट को खरीद रखा है, 17,000 का पुट को खरीद रखा है, जो कि OTM है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल रिटेलर क्या कह रहा है, 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो पुट है 1,62,000 लोगों ने खरीद रखा है। लेकिन हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे 1,62,000 लोगों ने पुट को बेच रखा है। हम ये नहीं सोचेंगे कि 1,62,000 लोगों ने पुट खरीद रखा है, हम ये सोचेंगे कि 1,62,000 लोगों ने पुट को बेच रखा है। मतलब कहीं ना कहीं ये फिक्स है कि इसके नीचे मार्केट को जाने में बहुत तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, और प्रोबेबिलिटी इस बात की पूरी है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, इस एक्सपायरी तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ऑप्शन चेन को देखा जाता है। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑप्शन चेन को देखते कैसे हैं, क्या क्या देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और बाकी तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। और एक और नेक्स्ट पार्ट मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई होगी, बट मेरे को नहीं लगता। 2 ही 3 चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप है वहाँ पे देखना है, वो कॉल साइड में है, वो पुट साइड में है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मतलब वो ये कह रहा है कि उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा मतलब उसका ये है कि उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। मतलब बहुत तकलीफ होगा, जाएगा इन रेयर केस जाएगा, लेकिन बहुत तकलीफ होगा। यानी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करके देगा वो लेवल पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी ऑप्शन चेन से रिलेटेड, कैसे देखते हैं एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, एक ऑप्शन राइटर और इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से, नॉट रिटेलर्स। रिटेलर्स यहाँ पे क्या सोचता, 1,62,000 लोगों ने पुट खरीद रखा है, मतलब मैं भी पुट खरीद लेता हूँ, नहीं, वो गलत है। आपको ये सोचना है कि 1,62,000 लोगों ने खरीदा है तो कोई तो बेचा होगा, जो बेचा होगा वो आपसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है। तो क्या वो ज़्यादा पैसा लगा करके आपसे बुड़बक है, आपसे कम स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तभी तो वो बड़ा पैसा लगा करके वो इतना क्वांटिटी बेच रखा है। तो बेचने वाला खरीदने वाले से हमेशा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा फंड यूज़ होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रिटेलर्स माइंडसेट से नहीं, इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट से सोचना है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो बेहिचक पूछें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, हमको मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कंटेंट आप सबके लिए ला पाए, ठीक है। और मेरा एक ही मतलब है यार कि कंटेंट 1-2 दिन डिले हो जाए वो मंजूर है, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, बट मैं फोकस कर रहा हूँ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट मेजरली मेरा फोकस ऑलवेज ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो बताएं, एक ओवरव्यू दे, एक फीडबैक दे कि वीडियो कैसा लगा और ये देखने में कैसा लग रहा है, वीडियो से क्या क्या आपने सीखा है,
और भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो उसका भी फीडबैक आप दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।